कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की मांग ने व्यापक चर्चा का रूप ले लिया है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें जो पेंशन मिल रही है वह जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है और उनका आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है। इस कारण उन्होंने सरकार और कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से पेंशन राशि को 500 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग की है। इसके साथ ही पेंशन योजना में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें सरकार और नियोक्ता के योगदान को बढ़ाने की बात की गई है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि, जो कि न्यूनतम होती है, से उनकी आवश्यकताओं का पूरा होना लगभग असंभव हो जाता है और वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह ईपीएफओ की मौजूदा पेंशन नीति में बदलाव करें ताकि पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा पेंशन भोगियों ने यह भी सुझाव दिया है कि या तो नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाया जाए या फिर कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त योगदान किया जाए ताकि पेंशन राशि में वृद्धि की जा सके। ईपीएफओ के अनुसार वर्तमान में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान प्रत्येक के 10% के हिसाब से होता है, जिसमें से केवल 8.33% ही ईपीएस में जाता है, जो कि अधिकतम 12,250 रुपये तक सीमित है। इस मामूली योगदान के आधार पर उच्च पेंशन की राशि देना मुश्किल है, क्योंकि पेंशन का आधार इस योगदान पर निर्भर करता है। पेंशन भोगियों का कहना है कि उच्च पेंशन देने के लिए सरकार और नियोक्ता का योगदान बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए यह मांग अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो अपनी सेवा निवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास पर्याप्त पेंशन नहीं है। ईपीएफओ ने कुछ मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, खासकर फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एफएसएनएल के कर्मचारियों को हायर पेंशन के साथ साथ बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इस भुगतान के तहत भिलाई स्थित मुख्यालय के कर्मचारियों को 8 लाख रुपए तक का एरियर मिला है। हालांकि कुछ मामलों में अभी भी विवाद जारी हैं, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में पेंशन का मामला। यहां पर सीपीएफ ट्रस्ट विवाद के कारण पेंशन भुगतान लंबित है। ईपीएफओ ने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म और डिफरेंस अमाउंट जमा होने के बावजूद पैसे वापस कर दिए थे और इस मामले का हल ट्रस्ट विवाद सुलझने के बाद ही संभव हो पाएगा। इस स्थिति ने कर्मचारियों और अधिकारियों में तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि डायरेक्ट अंशदान वाले मामलों में पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेज हो गई है और अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इनमें एक अहम बदलाव यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपने पीएफ खाते में 6 महीने से कम का योगदान दिया था, उन्हें अब निकासी का लाभ मिल सकेगा। पहले ऐसे कर्मचारियों को निकासी की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव होने के बाद उन्हें भी इस लाभ का हक मिलेगा। इस संशोधन से अनुमान है कि हर साल 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निकासी लाभ की राशि अब सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी ने पेंशन योजना में योगदान किया है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी ने 2 वर्ष और 6 महीने की सेवा की है, तो उसे पहले से ज्यादा निकासी लाभ मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। ईपीएफओ द्वारा की गई इस नीति में बदलाव से कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी और उन्हें सेवा के अंतिम महीनों में पेंशन योजना में किए गए योगदान के आधार पर उचित लाभ मिलेगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान 30 लाख से अधिक निकासी लाभ दावों का निपटारा किया गया है, जो कि इस बदलाव का सकारात्मक परिणाम है। ईपीएफओ की यह प्रक्रिया और
तेज हो रही है और पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ मामलों में अभी भी विवाद बने हुए हैं जिन्हें जल्द हल करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो हाल ही में सामने आया है वह है वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए आयोजित डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जुलाई 15 से 16, 2024 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को स्मार्टफोन के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना था, ताकि वे स्मार्टफोन का अधिकतम उपयोग कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिक और पेंशन भोगी स्मार्टफोन का उपयोग केवल वीडियो देखने तक सीमित रखते थे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्मार्टफोन की असली ताकत और उसकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिली, जैसे कि पासवर्ड सुरक्षा, फिंगरप्रिंट और फेस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से सुरक्षा, यूपीआई और विभिन्न भुगतान ऐप्स के जरिए पैसे ट्रांसफर करना, ऑनलाइन बैंकिंग, टैक्स और बिल भुगतान करना आदि। इसके अलावा डिजी लॉकर, सीजीएचएस और आभा का उपयोग करने के तरीके भी सिखाए गए। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों को भी बताया गया। यह सत्र पेंशन भोगियों को उनके व्यक्तिगत डेटा, बैंक विवरण और पासवर्ड की सुरक्षा के उपायों से अवगत कराता था, साथ ही उन्हें सोशल मीडिया और मेल के सही उपयोग के बारे में बताया गया। इस प्रकार के कार्यक्रमों ने वरिष्ठ नागरिकों को न केवल डिजिटल दुनिया से जोड़ा है, बल्कि उन्हें साइबर सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता भी दी है। यह पहल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का तरीका सिखाती है। निष्कर्ष स्वरूप, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में सुधार और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जैसी पहलें पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। सरकार और ईपीएफओ को इस दिशा में और अधिक कदम उठाने चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके और उनकी जीवन शैली में सुधार हो। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ने में मदद करें और उनके वित्तीय मामलों को सरल और सुरक्षित बनाएं। इन सभी प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि एक सशक्त पेंशन योजना और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता है और इसके लिए पेंशन भोगियों द्वारा की जा रही मांगें और सुझाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पेंशन भोगी यह मानते हैं कि उनके योगदान के आधार पर जो पेंशन राशि दी जा रही है वह उनकी दैनिक जरूरतों और जीवनयापन की लागत के लिए अपर्याप्त है। विशेष रूप से वे पेंशन भोगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बुरे वित्तीय हालातों से गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार और ईपीएफओ द्वारा पेंशन राशि में उचित वृद्धि आवश्यक है। पेंशन राशि में सुधार के लिए पेंशन भोगियों ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि नियोक्ता और सरकार के योगदान को बढ़ाया जाए ताकि पेंशन भोगियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यही नहीं, पेंशन भोगियों का यह भी मानना है कि ईपीएफओ द्वारा निर्धारित पेंशन योगदान दरें बहुत ही कम हैं और इनसे उच्च पेंशन देना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि या तो योगदान की दर को बढ़ाया जाए या कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त योगदान की अनुमति दी जाए जिससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सके। ईपीएस 1995 की वर्तमान पेंशन योजना में सुधार के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अधिकतम पेंशन राशि की सीमा बहुत कम है। वर्तमान में ईपीएस 1995 के तहत पेंशन का भुगतान कर्मचारियों के वेतन के 8.33% से होता है, जो कि अधिकतम 12,250 रुपये तक सीमित है। यदि कर्मचारी का वेतन इससे अधिक है तो वह अतिरिक्त पेंशन लाभ से वंचित रहता है। यह स्थिति विशेष रूप से उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अन्यायपूर्ण प्रतीत होती है,
क्योंकि वे अधिक योगदान करने के बावजूद अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कम पेंशन राशि प्राप्त करते हैं। पेंशन योजना में सुधार के लिए इस सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे कर्मचारी जिनका वेतन अधिक है उन्हें उनके योगदान के अनुपात में उचित पेंशन मिल सके। पेंशन भोगियों का यह भी मानना है कि सरकार को पेंशन की राशि बढ़ाने के अलावा पेंशन भोगियों को अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि चिकित्सा, यात्रा और अन्य जीवन यापन से संबंधित खर्चों के लिए अतिरिक्त सहायता। इस प्रकार सरकार को पेंशन योजना में समग्र सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके। इसी तरह पेंशन भोगियों की चिंता केवल पेंशन राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई पेंशन भोगियों ने अपनी शिकायतों में यह बताया है कि ईपीएफओ के भुगतान प्रणाली में विलंब होता है और कई बार भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव होता है। इससे पेंशन भोगियों को मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए ईपीएफओ को अपनी भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तेज और समर्पित बनाना चाहिए। पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को बिना किसी समस्या के पूरा कर सकें। इसके अलावा ईपीएफओ को पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए एक स्पष्ट और सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन राशि की स्थिति और भुगतान की जानकारी सरल तरीके से मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी पेंशन योजना के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकें और योजना में किसी भी प्रकार की त्रुटियों को दूर कर सकें। सरकार और ईपीएफओ द्वारा पेंशन योजना में सुधार के साथ साथ पेंशन भोगियों की डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। आज के डिजिटल युग में अधिकांश सरकारी सेवाएं और वित्तीय गतिविधियां ऑनलाइन हो रही हैं और पेंशन भोगियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस दिशा में ईपीएफओ और विभिन्न अन्य संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पेंशन भोगियों को स्मार्टफोन के उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग, भुगतान ऐप्स, यूपीआई और अन्य डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि अधिकांश पेंशन भोगी अभी भी स्मार्टफोन का केवल सीमित उपयोग कर रहे थे, जैसे कि वीडियो देखने या कॉल करने तक। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें स्मार्टफोन की अधिक उन्नत और लाभकारी सुविधाओं का उपयोग करना सिखाया गया, जिससे उनकी डिजिटल दक्षता में वृद्धि हुई। यह पहल न केवल पेंशन भोगियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उनके वित्तीय मामलों को ऑनलाइन सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से संभालने में मदद करती है।